Hello everyone, I am Anurag and I welcome you all here. So this lecture is for class 8 as we had discussed earlier that we will start our first chapter, that will be force and pressure. This is lecture 1. So what we are going to study today, first we will take the introduction of this chapter, why we have to study this chapter, what is the importance of this. Second, before starting force and pressure, we will get some introductory idea of measurement, because a lot of time we will be discussing that SI unit, scalar quantity or vector quantity. So 2 or 3 topics we will include from measurement, from the basic of physics. So first we will discuss what is physical quantity and non-physical quantity. Thereafter scalar quantity and vector quantity. Then we will start force. Units of force, contact forces and non-contact forces. सो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही होगा. नेक्स्ट डे फिर हम लोग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स से शुरू करेंगे. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. मैकेनिक्स का ये पार्ट है और फिजिक्स जहां से शुरू होता है आप देखते ही, मतलब आप क्लास 6-7 में भी देखे हैं, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सब बड़ा बेसिक चीजें हैं. तो ये चैप्टर आपका बेसिक ही है. इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कुछ डाल रखे हैं हमने, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, ये सारा. इसके अलावा इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग ऑल अबाउट फोर्स. फोर्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स है फोर्स के, और कैसे कैटेगराइज किया जाता है. इसके अलावा आप पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स लगा के आप किन किन चीजों को चेंज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. फिर प्रेशर आपको पढ़ना है, थ्रस्ट पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है प्रेशर और थ्रस्ट के बीच, डिफरेंस पढ़ना है प्रेशर और थ्रस्ट के बीच, एप्लीकेशंस पढ़ना है प्रेशर का हमारे डे टू डे लाइफ में, लिक्विड प्रेशर आपको पढ़ना है, एयर का प्रेशर पढ़ना है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कहते हैं, उन सब का कहाँ का एग्जाम्पल है, पास्कल्स लॉ क्या है. तो इस तरीके से, और साथ ही साथ फ्रिक्शन एक चैप्टर आपका होता है जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो फ्रिक्शन वाला पार्ट भी हम लोग इसी में ऐड कर लेंगे. मतलब फ्रिक्शन एक अलग से टॉपिक हमारा नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके का फोर्स ही है, तो फोर्स में ही उसको हम लोग मेंशन कर लेंगे. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट हम लोग फोर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड. कुछ भी ऐसा जिसको आप मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा. और नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड. कुछ भी ऐसा जिसको आप मेजर नहीं कर सके वो कहलाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी. सो अब क्या है कि आप अपने आसपास चीजों को देखो, क्या कुछ ऐसा जिसको आप मेजर कर सकते हो. आप मार्केट जाते हो, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप चावल खरीद रहे हो, आप आटा खरीद रहे हो, तो उन सब में आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली मास को मेजर कर रहे हो. तो मास एक ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, तो मास फिजिकल क्वांटिटी है. आप टाइम मेजर करते हैं, आप लेंथ मेजर करते हैं, आप एरिया मेजर करते हैं, आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं, आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. तो ये सब वो चीजें हैं एटसेट्रा एटसेट्रा जिनको मेजर किया जा सकता है, और इनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी. नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं किया सके. अब कुछ चीजें हैं जिनको सच में मेजर नहीं किया जा सकता, इनके बारे में आप पढ़ते नहीं हो फिजिक्स में, जैसे लव, ब्यूटी,
ऑनेस्टी, ये सब वो चीजें हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है, मतलब ये फीलिंग्स हैं, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो ना, किसी एक पर्सन को आप ले लो, ठीक है, कोई भी पर्सन आपके आसपास का, और वो पर्सन ऑनेस्ट है कि नहीं है, ये मेजर करना बड़ा मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हो कि पर्सन ए जो है पर्सन बी से ज्यादा ऑनेस्ट है या उस पर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन कितना के, जैसे यहां पे आप मेजर कर लेते हो ना कि आप 2 kg चावल ला रहे हो, या 2 घंटे का क्लास चल रहा है, या 200 मीटर का लेंथ है, या 500 मीटर स्क्वायर एरिया है, या 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, या 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, मतलब आप अलग अलग यूनिट के साथ इनको मेजर कर सकते हो, लेकिन इनका कोई यूनिट नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 न्यूटन या 20 मीटर पर सेकेंड या 20 सेकेंड या 20 मीटर कोई ऐसा है जो ऑनेस्ट हो। आपकी मम्मा आपसे लव करती है, ये आपको पता है, कितना करती है, बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा मतलब कितना, 2 × 10⁻20 कि 25 कि 29, क्या और क्या, न्यूटन की मीटर की सेकंड की मीटर, नहीं किया जा सकता। तो ये वो चीजें हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, और इनको आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी दो तरीके के, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, example mass, time, length, area, force, pressure, thrust, etc. and the quantity which cannot be measured are called non physical quantity, example love, beauty, honesty, etc. तो अभी के बाद से हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में करेंगे। नॉन फिजिकल क्वांटिटी चूंकि इसका मेजरमेंट हो ही नहीं सकता है, इसलिए साइंस में इसका एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो फिजिक्स में हम लोग एक्चुअली अब तक आप जो कुछ भी पढ़े हो 7th में, चाहे आप हीट के बारे में पढ़े हो, मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े हो, लाइट के बारे में पढ़े हो, ये सब वो चीजें हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। आप स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर सकते हैं, तो इस वजह से उनको आप पढ़ रहे हो। और जिनको मेजर ही नहीं किया जा सकता है, जिन पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया जा सकता है, उनके स्टडी हम लोग फिजिक्स में नहीं करते हैं। आगे फिजिकल क्वांटिटी फर्दर 2 टाइप्स का। एक को आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों को डिफाइन करने के लिए दो चीजों का हेल्प हम लोग लेंगे, फर्स्ट मैग्नीट्यूड और सेकंड डायरेक्शन। यहां पे भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है आप सबको पता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उसी को आप मैग्नीट्यूड कहते हो। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है n इंटू यू। ये n जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u जो है यूनिट है। अभी जस्ट हम बोल रहे थे ना कि लाइक आप गए राइस खरीद के लाए 2 kg, तो kg एक यूनिट है जो मास का यूनिट है, और 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये 2 kg एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हर एक चीज के साथ होता है, मैग्नीट्यूड हर एक चीज के साथ होता है। क्वांटिटी चाहे, चूंकि ये फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, तो न्यूमेरिकल यूनिट आई मीन न्यूमेरिकल वैल्यू सबके साथ होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो चाहे आप स्केलर क्वांटिटी की बात करें चाहे वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, मैग्नीट्यूड दोनों ही के पास होगा। अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी, और अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप मास ही मेजर कर रहे हो 2 kg, तो 2 kg में डायरेक्शन आपको नहीं पता है, 2 kg टुवर्ड्स ईस्ट लग रहा है या 2 kg टुवर्ड्स वेस्ट लग रहा है, ये आइडिया आपको नहीं है। तो मास हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। आप टाइम जब मेजर करते हो, आप एरिया जब मेजर करते हो, इन सब में आपको डायरेक्शन पता नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता जरूर है, मैग्नीट्यूड आपको पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता होता है, इनको आप स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन ये 2 kg की जगह आप 20 न्यूटन वेट की बात करें कि अर्थ जो है एक बॉडी को 20 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो यहां पे डायरेक्शन पता है कि टुवर्ड्स अर्थ लग रहा है, मींस की साउथ के डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो डायरेक्शन जब पता होगा आपको तो फिर आप उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। बेस्ट एग्जांपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, अगर आप 20 मीटर चल रहे हैं तो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं आपको नहीं पता है, जिस भी डायरेक्शन में चले 20 मीटर चलना है, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 20 मीटर टुवर्ड्स
नॉर्थ चलना है, डायरेक्शन दे दिया गया, तो अब आप 20 मीटर ऐसी डायरेक्शन में चलेंगे, आप नीचे की तरफ जाएं या ईस्ट जाएं या वेस्ट जाएं तो ये गलत हो जाएगा। तो द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एग्जांपल लेंथ, टाइम, एरिया एटसेट्रा। And the physical quantity having magnitude as well as direction is called vector quantity, example acceleration, velocity, weight, force etc. तो क्वांटिटी दो ही टाइप के। अब आगे हम लोग जब डिस्कशन शुरू होगा हमारा, चाहे इस चैप्टर में या आगे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसमें 2-3 इंफॉर्मेशन आपको जरूर डालना है। पहला ये कि वो उसका सिंबल क्या है, फोर्स है तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए सिंबल उसका क्या है। दूसरा उसका एसआई यूनिट क्या है, और तीसरा वो स्केलर है या वेक्टर। ये हर डेफिनेशन में आपको लिखना है। आपके स्कूल एग्जाम में 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन फोर्स, तो फोर्स का डेफिनेशन तो आप लिखे ही लिखे, साथ ही साथ ये भी लिखे कि फोर्स को किस लेटर से सिंबलाइज किया जाता है, उसका एसआई यूनिट क्या है, और वो स्केलर है कि वेक्टर है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्केलर है कि वेक्टर, अगर उसका डायरेक्शन हमें पता हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर डायरेक्शन नहीं पता हो वो स्केलर क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में भी मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है जबकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है। आपको बताया जाए कि आपके घर के, देखो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको बताया जाए कि आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक चोर है और वो आपके घर का सामान चुरा के भाग रहा है, तो आप चोर को पकड़ पाएंगे? आपके पास गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, 5 किलोमीटर के आपका ये घर है और आपके घर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक चोर है, क्या पकड़ा जा सकता है? आंसर है नो। क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? क्योंकि वो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है ये नहीं पता, और चोर ऑलरेडी भाग रहा है। तो आप सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में सोचे कि चोर होगा और चोर इस डायरेक्शन में था, वो तो भाग ही जाएगा। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि एक चोर है जो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ योर होम है, आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, साथ ही साथ ये पता है कि वो वेस्ट के डायरेक्शन में, तो आपको पता हो गया ये आपका घर था इस तरफ है, तो आप जल्दी से 5 किलोमीटर अपना ट्रैवल करेंगे, फिर आपका चोर आगे जा रहा है, आप पीछे जा रहे हैं, फिर आप जाके पकड़ लेंगे। तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होना बहुत जगह पे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। तो जहां डायरेक्शन होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, जहां डायरेक्शन नहीं होगा वो स्केलर क्वांटिटी। आगे है फोर्स क्या, यहां से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। एक और चीज मैंने लिखा था, सिंबल तो आपको बताया जाएगा, एसआई यूनिट क्या होता है। एक्चुअली देखो मेजरमेंट हमारा बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको पता भी होगा। तो सीजीएस सिस्टम था हमारा जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे और मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। फिर एफपीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था। फिर फाइनली 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग सिस्टम डी इंटरनेशनल यूज करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ यूनिट मेंशन कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया कि लेंथ है तो उसको आप मीटर में ही मेजर करेंगे। इस तरीके से 7 यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दिया गया। तो लेंथ आप मीटर में मेजर करेंगे, और क्या बताया गया, टाइम आप सेकंड में मेजर करेंगे, और क्या बताया गया, मास आप केजी में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनेसेंटिसिटी कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। साथ ही साथ एंगल मींस प्लेन एंगल हो तो रेडियन में, और सॉलिड एंगल हो तो स्टेरेडियन में। तो ये ऐसा यूनिट है, और फिजिक्स में ग्लोबली हम लोग वर्ल्ड वाइड ऐसा यूनिट सिस्टम ही यूज करते हैं। तो आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। तो जो भी आप पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़े, प्रेशर के बारे में पढ़े, सबके बारे में आपको लिखना होगा कि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। वर्ल्ड वाइड यही पॉपुलर है और यही एक्सेप्टेबल है। फोर्स क्या है, सिंपली आपको क्लास 6 और 7 में बताया जा चुका है कि कहीं पे भी पुश और पुल हो तो उसको आप फोर्स कहते हैं। लेकिन अब आप थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ रहा है, तो सिर्फ पुश और पुल को फोर्स नहीं कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन में लिखेंगे। वैसे ये डेफिनेशन सही है, कहीं पे भी अगर आप धक्का देते हैं या कहीं पर भी चीजों को खींचते हैं तो एक्चुअली आप फोर्स ही अप्लाई करते हैं। फोर्स एक फिजिकल फैक्टर है विच चेंजेस द पोजीशन
ऑफ ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज इट और टेंड्स टू चेंज इट। दो चीज मैं बोल रहा हूं, पहला ये कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है जो किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज करता है, और दूसरा मैं ये बोल रहा हूं कि वो चेंज करता है या फिर ट्राई करता है चेंज करने का, इसी को आप फोर्स कहते हैं। मतलब ये कि ये मेरे हाथ में मार्कर है और इस मार्कर को हम फेंक दिए, थ्रो कर दिए, तो मार्कर का पोजीशन चेंज हो गया। पहले ये रेस्ट में था, अब ये मूव करने लगा, पोजीशन चेंज हुआ, तो मींस हमने फोर्स लगाया है। दूसरा ये इसका हो गया कि मैंने मार्कर का पोजीशन चेंज कर दिया, मैंने उसको रेस्ट से मोशन में ला दिया, आई अप्लाइड फोर्स। दूसरा, मैं इस व्हाइट बोर्ड को धक्का दे रहा हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि व्हाइट बोर्ड के साथ साथ दीवार भी गिर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू चेंज द पोजीशन। मैं चाह रहा हूं कि इस दीवार का जो स्टेटस है, इस दीवार का जो पोजीशन है, वो चेंज हो जाए। हाउएवर वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो फोर्स न सिर्फ बॉडी का पोजीशन चेंज करने के टाइम अप्लाई होता है, बल्कि अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करते हैं तो भी उसको आप फोर्स कहते हैं। इसको कैपिटल लेटर एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन होता है। दोनों के बीच रिलेशन भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, और फोर्स इज अ फिजिकल फैक्टर विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ अ बॉडी और ट्राइज टू चेंज इट। फोर्स, अच्छा फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब आप न्यूटन में इसको मेजर करोगे, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 80 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, लेकिन डायरेक्शन पता है कि नहीं है? अगर हम यहां डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो हमें पता है कि हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर अर्थ आपको पता है, कोई भी बॉडी आप फ्रीली छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ गिरती है, तो ये जो फोर्स अर्थ जो लगा रही है, ग्रेविटी का फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये अर्थ जो खींच रही है बॉडी को अपनी तरफ, ये भी तो फोर्स ही है, और इसका डायरेक्शन भी आपको पता है। तो फोर्स का डायरेक्शन पता होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब कभी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है, उसके ऊपर हम लोग एक एरो लगा देते हैं। ये वाला चीज आपको जहां पे भी दिखे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर ऊपर एरो लगा है, मतलब समझिए कि वो डायरेक्शन आपको बता रहा है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात कर रहे थे न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशनशिप का, और साथ ही साथ एक न्यूटन जो है या फिर फोर्स जो है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एक न्यूटन निकालेंगे कैसे? आप आगे पढ़ोगे, फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू ए। क्लास 9th में आप इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में। मींस फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सपोज किया जाए कि अगर 60 केजी का कोई मास है और उसमें 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो फोर्स जो होगा वो m इंटू ए होगा, मीन्स 60 इंटू 20 होगा, मीन्स 1200 केजी मीटर पर सेकेंड। और इस केजी मीटर पर सेकेंड को ही आप न्यूटन कहते हैं। एक चीज आप ध्यान देना, 3 ऑप्शन आपके पास है। आप न्यूटन ऐसे लिखेंगे, आप न्यूटन ऐसे लिखेंगे, या आप न्यूटन ऐसे लिखेंगे। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है। अगर आप 10 न्यूटन बोल रहे हैं इसको, अगर आप 10 न्यूटन बोल रहे हैं इसको, और अगर आप 10 न्यूटन बोल रहे हैं इसको, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये 10 न्यूटन का मतलब है कि 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो, इस 10 न्यूटन का मतलब है 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो। लेकिन इस 10 न्यूटन का ये मतलब नहीं है कि 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि 10, ये n कैपिटल आपको पढ़ाया गया है, प्रॉपर नाउन को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर ये फोर्स को नहीं बल्कि प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 10 न्यूटन नाम का आदमी है, या 10 न्यूटन नाम का जगह, पर्सन, प्लेस, थिंग, कुछ भी हो, लेकिन ये फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अगर आप कैपिटल लिखते हैं तो सिर्फ ऐसे लिखे, और पूरा लिखना है तो स्मॉल से आपको लिखना होगा। और ऐसा ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका रिप्रेजेंटेशन, जिसका ऐसा यूनिट आप किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखते हैं, उनको कैपिटल से नहीं लिख के स्मॉल से लिखा जाता है, नहीं तो वो फिर आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर आपको मास पता हो और एक्सेलरेशन पता हो तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। हमने क्या देखा कि मास का होता है ऐसा यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा गया है, और यही है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब अगर आप सीजीएस यूनिट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, एसआई यूनिट को, मींस कि 1 न्यूटन में कितना डाइन आपको अगर बताना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे। न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड। केजी को सीजीएस में कन्वर्ट करना आपको बताया गया था कि सीजीएस में
आपका मास का यूनिट जो होता है वो ग्राम होता है। तो 1 केजी में कितना ग्राम? 1000। 1 मीटर में और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में लेंथ मेजर होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी टाइम तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि सेकंड ही होते हैं सारे में। तो ये क्या हो गया? 50 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप 10⁵ लिखते हैं और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन लिखा जाता है। इधर आप 1 न्यूटन लेके आ रहे थे, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है आप देख लिए। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से। तो फोर्स एक फिजिकल फैक्टर है जो बॉडी का या तो पोजीशन चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। फोर्स का फॉर्मूला F = m × a होता है। मास है ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। सपोज अगर आप 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, थोड़े टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन आपको पता है, थोड़ी देर बाद 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितने का हुआ? 20 का हुआ। तो इसी को आप कहते हैं एक्सेलरेशन। जितना चेंज हो यूनिट टाइम में उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है। तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया क्योंकि मास का केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इसी को 1 न्यूटन कहा गया था। अब 1 न्यूटन को एक डाइन में यानी ऐसा यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई किए केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और 100 से मल्टीप्लाई किए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड एज इट इज रह गया हमारा और ये आपको मिल गया। 1 न्यूटन में कितना डाइन आया फाइनली? 10⁵ डाइन। ये आपको पता होना चाहिए। आगे जो है यूनिट्स ऑफ फोर्स, पहला तो आप ऐसा यूनिट देख लिए न्यूटन, दूसरा आप सीजीएस यूनिट देख लिए डाइन, तीसरा फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट होता है केजीएफ। केजीएफ क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट है। अर्थ बॉडी को खींच रही है, मतलब अर्थ बॉडी पे फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रही है आगे आप पढ़ेंगे, 9.8 न्यूटन का। अर्थ हर बॉडी पे 9.8 न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। इसी 9.8 न्यूटन को आप 1 केजीएफ कहते हैं। तो इसी को ग्रेविटेशनल यूनिट कहा जाता है। ये रिलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स का 3 यूनिट्स हम लोग देखा है। ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, और फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट केजीएफ होता है और 1 केजीएफ में 9.8 न्यूटन। अच्छा, अगर उसका उल्टा पूछ दिया जाए कि एक डाइन में कितना यूनिट कितना न्यूटन, तो आप बताएंगे 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये रिलेशनशिप है न्यूटन और डाइन में और केजीएफ और न्यूटन में। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर टुडे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब आप फोर्स को देख रहे हैं तो फोर्स 2 टाइप का बेसिकली है। आगे भी बहुत सारा वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आपको यही पढ़ना है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में 3 तरह के फोर्स आते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी 3 तरह के फोर्स आएंगे। फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स, सेकेंड मैकेनिकल फोर्स, एंड थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट भी आपका 3 टाइप्स का होगा। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे फोर्स का आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कभी आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन पूछ दिया जाएगा, कभी आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन पूछ दिया जाएगा। सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। बिफोर दैट, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। नाम से आपको पता चल रहा है, द फोर्स फॉर विच फिजिकल टच इज रिक्वायर्ड is called contact force, and the force for which physical touch is not required
इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक ऐसा फोर्स जहां पे फिजिकल टच की जरूरत होती है, फिजिकल टच होगा तभी फोर्स लगेगा, वो कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन एक ऐसा फोर्स जहां फिजिकल टच की कोई जरूरत नहीं है, वो कहलाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप एग्जांपल देखो, मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो हम अपने मसल्स के द्वारा लगाते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आप बैटिंग कर रहे हो और मैं और आपको सिक्स लगाना है और मैं कह रहा हूं कि आप बैट को पकड़ो ही मत, तो क्या मस्कुलर फोर्स लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। बिना फिजिकल कांटेक्ट के, बिना फिजिकल टच के आप इस फोर्स को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल फोर्स में आपसे कह रहे हो कि कार पे आपको ब्रेक लगाना है या कार स्टार्ट कर कार को चलाना है, व्हील मूव होना चाहिए, और मैं बोल रहा हूं कि कार को आपको टच ही नहीं करना, तो हाउ इट इज पॉसिबल? या ब्रेक पे पैर ही नहीं रखना है, नहीं पॉसिबल है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? आप एक सरफेस पे दूसरे बॉडी को मूव कराते हैं, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे आप एक बॉडी को मूव करा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बॉडी को अगर पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करा रहे हैं, तो पॉइंट बी से ए की तरफ, मींस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब मैं कहूं कि आप सरफेस पे टच ही मत कराएं इस डस्टर को, और फिर आप कहें कि फोर्स लग रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज इम्पॉसिबल। तो कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होगा जिसमें फिजिकल टच का होना इसेंशियल है, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे फोर्स है जिसमें फिजिकल टच का होना कोई जरूरी नहीं है। फिजिकल टच नहीं रहेगा तो भी फोर्स अप्लाई होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो आप वो वाला जाते हैं ग्रेविटी वाला, अर्थ यहां पे है, मार्कर यहां पे, अर्थ के सरफेस और मार्कर पे दोनों के बीच कोई फिजिकल टच नहीं है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी इनके बीच फोर्स लग रहा है, इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दूसरा आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कि ये एक बॉडी और दूसरा ये बॉडी है, दोनों ही के पास अगर मास है, मास तो है ही, तो इनके पास जो मास है, इस मास की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इन दोनों के बीच कोई फिजिकल टच नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, अलग अलग हैं, फिर भी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर अगर लाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स में फिजिकल टच नहीं है और फिर भी फोर्स लग रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स जो आपका होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स में भी सपोज किया जाए कि ये एक मैग्नेट है और ये आयरन है, आप सब करके देखे हैं फन विथ मैग्नेट्स, आपका क्लास 6 में एक चैप्टर था। तो ये मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी आयरन है। आप जैसे ही मैग्नेट को मैग्नेटिक सब्सटेंस के नजदीक ले जाओगे, टच नहीं कराना है, नजदीक ले जाना है, और आप देखोगे कि इसको अट्रैक्ट कर लिया। इसका यह मतलब है कि एक ऐसा फोर्स है जहां पे फिजिकल टच की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या फिर दो मैग्नेट ही हो, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? अगर सपोज किया जाए कि ये एक मैग्नेट है और दूसरा ये भी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका यह मतलब है कि दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। या फिर एक नॉर्थ और दूसरा भी नॉर्थ, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो भी फोर्स ही लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स एग्जांपल हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। अब आपको पता होना चाहिए यह बात कि मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि इसके लिए फिजिकल टच की जरूरत है। मैकेनिकल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि इसके लिए फिजिकल टच की जरूरत है। फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि इसके लिए फिजिकल टच की जरूरत है। जस्ट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्योंकि फिजिकल टच की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि फिजिकल टच की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स क्यों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्योंकि फिजिकल टच की जरूरत नहीं है। ये सारे फोर्सेस, सारे का यूनिट न्यूटन होगा, सारे ही वेक्टर क्वांटिटी होंगे, सारे को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मस्कुलर फोर्स द फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स, mechanical force the force applied by machines, frictional force the force applied by a surface whenever a body moves over it, gravitational force the force between two bodies having mass, electrostatic force the force between two charges, magnetic force the force between a magnet and a magnetic substance or the force between two poles of magnets। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। बाकी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, तो और अच्छे से हम लोग देखेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो फोर्स क्रिएट कर सकता है, कैसे फोर्स लगा के आप स्पीड चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, शेप एंड साइज चेंज कर देते हैं, रेस्ट वाले को मोशन में ला देते हैं, मोशन वाले को रेस्ट में ला देते हैं। तो यही है हमारा आज का। क्या क्या पढ़े हम लोग? फर्स्ट वी गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज नॉट फॉर यू। क्या है ये चैप्टर और क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट टॉपिक वी डिस्कस टुडे physical quantity and non-physical quantity. The quantity which can be measured is called physical quantity and the quantity
which cannot be measured is called non-physical quantity. Example for physical quantity: length, mass, area, weight, volume, density, pressure, etc. Non-physical quantity which cannot be measured: example, love, beauty, honesty, etc. Scalar quantity, vector quantity. For physical quantity has further two types: scalar quantity and vector quantity. The physical quantity having magnitude only and not direction is called scalar quantity, and the physical quantity having magnitude as well as direction is called vector quantity. Example for scalar quantity is length, mass, area, time, pressure, etc. And example for vector quantity: velocity, displacement, force, acceleration, etc. What is force? Push or pull is called force, or force is a physical factor which changes the position of a body or tries to change it. It is written by capital letter F. It is a vector quantity and its SI unit is Newton and CGS unit is Dyne. Units of force: SI unit Newton, CGS unit Dyne, and gravitational unit kgf. 1 Newton is equal to 10 power 5 Dyne and 1 kgf is equal to 9.8 Newton. Sometimes we say that 1 kgf is equal to 10 Newton. Contact forces and non-contact forces: the forces for which physical touch is required are called contact forces, and the forces for which physical touch is not required are called non-contact forces. Examples for contact forces: muscular force, mechanical force and frictional force. And example for non-contact forces: इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट टाइम लोग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स शुरू करेंगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे. और मैं अभी आपको कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं, ये असाइनमेंट होगा आपका, और ये असाइनमेंट आप करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे. ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो कि असाइनमेंट है आपका. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है फोर्स क्या है डिफाइन करना है, साथ ही साथ इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या यह बताना है, और रिलेशनशिप क्या है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच, मींस न्यूटन और डाइन के बीच क्या रिलेशन है, ये लिखना है आपको. सेकंड क्वेश्चन: व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी. थर्ड: व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. फोर्थ: डिफाइन करना है स्केलर क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और मस्कुलर फोर्स को. एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल डाल दिया सर पहला ही दिन से. हाँ जी, पहला ही दिन से न्यूमेरिकल. वैसे बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन आगे हम लोग और भी कुछ अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल भी करेंगे. आज कुछ खास फॉर्मूला आपको बताया नहीं गया, बस एक ही फॉर्मूला बताया गया, F इज इक्वल टू ma, उसी पर वैसे एक न्यूमेरिकल डाल दिया गया है. आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है अगर 50 केजी का बॉडी को एक्सेलरेट कराया जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. तो ये 5 क्वेश्चन है. आप भेजेंगे कैसे? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9430924550. दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे. अगर आपके पास सिस्टम है तो आप टाइप करके आंसर भेज सकते हैं, अदरवाइज आप कॉपी पर लिखिए, फोटो खींच के भेजिएगा. मैं आपको पर्सनली सारे लोग को फिर मैं चेक कर करके भेजूंगा, आपको पर्सनल फीडबैक दूंगा. स्कूल एग्जाम में बेहतर करने के लिए और बोर्ड्स में बेहतर करने के लिए राइटिंग स्किल पर काम करना बहुत जरूरी है. और राइटिंग स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होता है. और जो चीज मैं 10th और 9th वालों से भी डिस्कस कर रहा था कि आदमी और जानवर में क्या फर्क है, डिफरेंस बहुत सारा आप बता सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक जो मेरे काम का या हमारे काम का डिफरेंस है वो यही है कि इंसान जो है अपने कर्मों के दम पे एक बेहतर फ्यूचर बना सकता है. हम लोग अपना फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं कर सकते हैं. एक बकरी है और वो चाहती है कि एक दिन उसके पास बहुत बड़ा घर हो, आलीशान बिल्डिंग हो, तो उसके पास कोई सिलेबस नहीं कि वो इस डायरेक्शन में मेहनत करे तो वो ऐसा कर सकती है. ऐसा कुछ भी उसको गॉड ने, ऐसा नेचर ने ऐसा नहीं दिया है कि वो 20 घंटा मिमियाते रहे या 20 घंटे दौड़ते रहे या कुछ भी करे तो हो जाए. लेकिन हमारे पास बहुत सारा है. हमारा जो अभी का काम है, हमारा जो अभी का ड्यूटी है, उसको अच्छे से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं. तो फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए जम के पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करना है, और हर दिन ऐसे ही जब भी हमारा लेक्चर होगा 5-7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको करके भेजना है और प्रूफ करना है कि आप इंसान हैं. दैट्स ऑल. व्हाट्सएप नंबर ये है 9430924550. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.